हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हम मार्किंशिया का थैलस का एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मार्किंशिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन में भी रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स के अंदर वेजिटेटिव और सेक्चुअल दो टाइप का होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। जिस तरह से आपने रिक्शा में पढ़ा था कि रिक्शा के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्या हो रहा था, एडवेंटिशियस बड्स का फॉर्मेशन हो रहा था, फ्रेगमेंटेशन हो रहा था, एपिकल नॉच के थ्रू हो रहा था। इसी तरह से मार्किंशिया के अंदर भी ये तीनों ही पॉइंट कारगर होते हैं, यानी कि इन तीनों पॉइंट से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इसके अलावा एक न्यू पॉइंट और यहाँ पे आता है, उसका नाम है गैमिंग। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि मार्किंशिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय फ्रेगमेंटेशन, जैसा रिक्शा में होता था। क्या होता है फ्रेगमेंटेशन के अंदर? फ्रेगमेंटेशन के अंदर यहाँ पे देख लीजिए, आपको थ्योरी समझ में आ जाएगी कि फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होगा कि जो थैलस होता है वो जब धीरे धीरे एजिंग होने लगती है, यानी कि एज के साथ जब पुराना होता जाता है तो उसके जो ओल्ड पार्ट हैं वो डेड एंड डिके होके, यानी कि नष्ट होने लगते हैं धीरे धीरे, जिससे कि वो टूट जाता है बाद में, और उसका हर एक पार्ट न्यू थैलस का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से मार्किंशिया के अंदर भी जब थैलस ओल्ड हो जाता है तब वो नीचे से, यानी कि जो ये लोअर साइड है, क्योंकि ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है, तो ये जो लोब्ड है इसकी ऊपर से नहीं डेड एंड डिके होता है, यानी कि ऊपर से ही गलना और ये सब चालू नहीं करता, ये नीचे से डेड एंड डिके होना स्टार्ट करता है यहाँ से, और धीरे धीरे करके इसके जो ये ओल्ड पार्ट हैं ये धीरे धीरे यहाँ से डेड एंड डिके होते जाते हैं। और जब ये यहाँ इस डाइकोट में पहुँचता है, यानी कि इस ब्रांचिंग पॉइंट पे पहुँचता है, तो ये दोनों ही थैलस दो अलग अलग फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाते हैं। एंड हर एक थैलस क्या करता है, न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर देता है, यानी कि जो इस थैलस के ये तो जो दो पार्ट हैं, लोब हैं, डाइकोटोमस से बनी हैं जो, ये दोनों थैलस न्यू थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये न्यू थैलस का फॉर्मेशन करने के पीछे रीज़न क्या है, वो भी इसी रीज़न से हो रहा है। इसका रीज़न क्या है? तो जैसा कि पता है आपको कि जब हम बात करते हैं डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है थैलस, और क्या होता है, इनकी मिडरिब के जस्ट कोने पर, इनके मिडरिब के एंड ऑफ द पॉइंट पर एपिकल नॉचेस होती हैं। जैसा कि अगर आप ये थैलस देखें तो ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है, इसकी ये जो मिडरिब है, ये सेंटर में लाइन, इसका जो सेंटर एंड पॉइंट है, इस सेंटर के एंड पॉइंट पर एपिकल नॉचेस प्रेजेंट होती हैं। एपिकल नॉचेस क्या करती हैं? ग्रोइंग पॉइंट होती है जो थैलस को ग्रोथ कराती हैं। इसी तरह से जब ये थैलस ओल्ड होता जाता है तो इसका जो लोअर पोर्शन है ये डेड एंड डिके होना स्टार्ट करता है, और जब धीरे धीरे ये डेड एंड डिके होता जाता है तब ये ब्रांचिंग तक पहुँच जाता है, यानी कि ख़त्म होते होते, ये डेड होते होते यहाँ तक पहुँचता है। अब जब ये इस ब्रांचिंग तक पहुँचता है तो ये दोनों ही थैलस अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि ये दोनों ही लॉब अलग अलग बना लेती हैं, और ये दोनों लॉब अब आगे जाकर न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर देंगे, क्योंकि इन दोनों के पास क्या है, अपना अपना, इन दोनों के पास ही अपनी अपनी एपिकल नॉच है। ये एपिकल नॉच क्या करती है? ये एपिकल नॉच, जैसा कि रिक्सिया में हमने पढ़ा था कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू एंड एपिकल नॉचेस क्या करती थी, न्यू थैलस का फॉर्मेशन करती थी। तो यहाँ पर जो ये एपिकल नॉचेस हैं, ये एपिकल नॉचेस न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर देंगे, यानी कि क्योंकि ये ग्रोइंग पॉइंट है, ये वापस से न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये दोनों ही पार्ट धीरे धीरे करके वापस से पूरा न्यू थैलस बना लेंगे, जो कि डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होगा और एज लाइक मार्किंशिया होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की खासियत ये होती है कि वो एज अ क्लोन होते हैं मदर प्लांट के या पेरेंटल प्लांट के। सो यहाँ पर भी ये क्लोन होते हैं मदर प्लांट के। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, एडवेंटिशियस ब्रांचेस से। तो यहाँ पर आपको दो पॉइंट मिले हैं, एक है फ्रेगमेंटेशन और दूसरा एपिकल नॉच। लेकिन इन दोनों को ही कमाइंडली कहा जा रहा है कि ये दोनों ही कहाँ प्रेजेंट हैं, ये दोनों ही इस फ्रेगमेंटेशन पॉइंट के अंदर आप ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पार्ट डिके हुआ तो यहाँ जो दो लोग बच्चे, इनके पास अपना अपना एपिकल नॉच है, और ये इस एपिकल नॉच से ग्रो करके न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर देंगी। सो इस तरह से पूरा पार्ट बन जाता है न्यू थैलस का। सो जिस तरह से आपको पता है कि फर्स्ट में फ्रेगमेंटेशन एंड सेकंड पॉइंट है एडवेंटिशियस ब्रांचेस। एडवेंटिशियस ब्रांचेस का मतलब होता है अपस्थानिक ब्रांचेस या शाखाएं। जैसा कि हमने रिक्शा के अंदर पढ़ा था कि थैलस का कोई भी पार्ट क्या करता था, एडवेंटिशियस ब्रांचेस को, अपस्थानिक ब्रांचेस को बना देता, यानी कि एक्स्ट्रा ब्रांचेस। अब ये एडवेंटिशियस ब्रांचेस न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर देती थी। इसी तरह से मार्किंशिया में भी थैलस का कोई भी पार्ट, कोई भी मतलब चाहे वो उसका डॉर्सल सरफेस हो, चाहे वेंट्रल सरफेस हो, चाहे गैमा कप हो, किसी भी पार्ट से अगर
एडवेंटिशियस ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है तो वो ब्रांचेस क्या करती हैं, न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर सकती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ कहाँ से होता है, जो थैलस होता है इसकी डॉर्सल या वेंट्रल सरफेस पे एडवेंटिशियस ब्रांचेस बनती हैं। लेकिन अगर ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इनके आर्चिगोनियोफोर या एंथ्रीडियोफोर या इनके डिस्क से अगर एडवेंटिशियस ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है तो वो भी थैलस का फॉर्मेशन करेंगी। लेकिन ये एक्सेप्शन केसेस होते हैं या ये बहुत ही फ्यू केसेस है जिनके अंदर एडवेंटिशियस ब्रांचेस का फॉर्मेशन कहाँ से देखा गया है, जो ये इनके रिसेप्टर हैं इनसे या इनके जो एंथ्रीडियोफोर या आर्चिगोनियोफोर या डिस्क से देखा गया है। सो इस तरह से इसके अंदर मार्किंशिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के 3 पॉइंट हो गए। फर्स्ट फ्रेगमेंटेशन जिसमें एपिकल नोचेस के थ्रू हो रहा था। सेकंड एडवेंटिशियस ब्रांचेस। अब थर्ड जो पॉइंट है वो है गैमा। इससे पहले आप इसे थ्योरी से समझ लीजिए कंटेंट। मैं आपको पूरा डायग्राम के थ्रू समझा चुकी हूँ। यहाँ पर थ्योरी में भी यही लिखा है कि जब हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि थैलस डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है। इसका बेसल पार्ट धीरे धीरे क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, रोट होता है। रोट का मतलब गलना स्टार्ट करता है एजिंग के साथ में। ऑब्वियस सी बात है, एजिंग के साथ में पार्ट डेड एंड डिके होना स्टार्ट करते हैं। और ये प्रोसेस जब कहाँ पहुँचता है, रीच अप टू द प्लेस ऑफ डाइकोटमी, यानी कि जब वो ब्रांचिंग तक पहुँचता है, जहाँ पर वो जो 2 लोब ब्रांचिंग हुई थी वहाँ तक पहुँचता है तो ये थैलस सेपरेट हो जाता है और हर एक लोब के पास खुद का एपिकल नोच होता है। तो वो न्यू थैलस का इंडिपेंडेंट थैलियाई का क्या करता है, फॉर्मेशन कर देता है, न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर देता है। इस तरह से यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं एडवेंटिशियस ब्रांचेस की। एडवेंटिशियस ब्रांचेस के अंदर आपको डायग्राम से बता चुकी हूँ, अब हम देखते हैं थ्योरी के थ्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवेंटिशियस ब्रांचेस में जैसा कि हमने कहा था, इसके अंदर भी एडवेंटिशियस ब्रांचेस जैसे कि मैंने बताया आपको थैलस के किसी भी पार्ट से डेवलप हो सकती हैं, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द थैलस और द वेंट्रल सरफेस ऑफ द थैलस और रेयरली फ्रॉम द स्टॉक ऑफ एंड डिस्क ऑफ द आर्चिगोनियोफोर। यानी कि जैसा कि मैंने बताया था कि थैलस के किसी भी पार्ट से, चाहे वो डॉर्सल सरफेस हो, चाहे वो वेंट्रल सरफेस हो, चाहे वो आर्चिगोनियोफोर हो, एंथ्रीडियोफोर हो, कहीं से भी हो सकती हैं। लेकिन जो मोस्टली कहाँ से होती हैं, थैलस के जो मेन थैलस है, गैमेटोफाइट है, उसकी डॉर्सल या वेंट्रल सरफेस से। रेयर होता है जब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनकी स्टॉक या डिस्क से, यानी कि जैसा कि एंथ्रीडियोफोर या आर्चिगोनियोफोर की स्टॉक जो था वो एक पूरा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर एंथ्रीडियोफोर, जिसे एंथ्रीडियोफोर का जिस पे एंथ्रीडियम लगती है, आर्चिगोनियोफोर जिस पे आर्चिगोनियम लगती है, उनसे डेवलप होता है। तो ऐसा एक देखा गया है, फ्यू केसेस होते हैं इसमें देखा गया मार्केंशिया पामेटा। ये कौन सी स्पीसीज थी, इंडियन स्पीसीज है। इसके अंदर क्या देखा गया कि आर्चिगोनियोफोर से जो है एडवेंटिशियस ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है और ये थैलस से डिटैच होकर, जब ये एडवेंटिशियस ब्रांचेस बन जाती हैं तो ये थैलस से डिटैच होकर क्या करेंगी, न्यू थैलस का डेवलपमेंट कर लेंगी, यानी न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर लेंगी। सो ये दोनों ही न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है बाय गैमी। सो इसके अंदर एक स्पेशल जो मार्केंशिया का करेक्टर है वो है गैमा, यानी कि इसके अंदर एक स्पेशल फीचर है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसके लिए एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप होता है मार्केंशिया के अंदर, जिन्हें गैमा कहते हैं, जो कि गैमा कप के अंदर बनते हैं, गैमा या गैमी जो कि गैमा कप के अंदर बनते हैं। सो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट गैमी या गैमा, जब मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था थैलस का तो उस पर आपको बताया था कि जो थैलस की डॉर्सल सरफेस होती है, यानी कि जो मार्केंशिया का गैमेटोफिटिक थैलस है, इसकी डॉर्सल सरफेस पर यहाँ जो मिडरिब होती है, ठीक है, क्या होता है डॉर्सल सरफेस पर एक मिडरिब होती है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है। तो ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड और यहाँ पर एपिकल नोचेस होती हैं इस मिडरिब के एंड पॉइंट पे। और ये डाइकोटोमसली जो ब्रांच था ये तो यहाँ से डिवाइड होकर किसके थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू न्यू थैलस बना रहा था। एडवेंटिशियस ब्रांचेस भी पढ़ ली। अब ये जो हम गैमी की बात कर रहे हैं, ये जो गैमा कप है या गैमी, ये गैमी किसके अंदर बनते हैं, गैमा कप के अंदर। और ये गैमा कप जो मिडरिब होती है थैलस की उस पर प्रेजेंट होते हैं। देखिए आपको जहाँ तक याद रखना है, गैमा हो चाहे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, ये सभी मिडरिब पर बनते हैं और ये मिडरिब में ही थिक होते हैं, ठीक है। और इनका जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक्रोपेटल, यानी कि न्यू वाले टिप की साइड बनेंगी और ओल्ड वाले पीछे चलते जाएंगे। अब हम बात करते हैं गैमा की, तो गैमा भी इसके अंदर बनते हैं मिडरिब पर। ये गैमा कप का फॉर्मेशन होता है डॉर्सल सरफेस पे
सो आपको यहाँ दिख रहा होगा एक सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो यह है इसकी डॉर्सल सरफेस। ये देखिए यहाँ पर ये है फोटोसिंथेटिक रीजन। इस फोटोसिंथेटिक रीजन में जब गैमा कप बना तो ये वहाँ से इस तरह से डिवाइड हो गई और ये गैमा कप का फॉर्मेशन हुआ। इस गैमा कप के अंदर गैमी और इसके साथ साथ जो म्यूसिलेजिनस फ्रेगमेंट्स होते हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं कि फिलामेंट्स, वो भी होते हैं। इनको हम और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इसकी डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से ये गैमा कप होता है जिसके अंदर गैमी के साथ साथ और भी छोटे छोटे फिलामेंट म्यूसिलेजिनस प्रेजेंट होते हैं। अब जब हम एक गैमी का स्ट्रक्चर देखें, यानी कि एक सिंगल गैमी कैसा होता है, तो वो इस तरह से बाईलेटरल होता है। यानी कि उसे अगर हम इक्वल डिवाइड करें, यहाँ से एक होता है कि अगर आप किसी चीज़ को मतलब रेडियली डिवाइड करें, अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूं तो ये सेम 4 पार्ट में डिवाइड हो, ठीक है। जिसे आप एक्टिनोमॉर्फिक कैरेक्टर कहते थे फ्लावर के अंदर, या एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं त्रिज्या सममित। लेकिन जब हम इसे ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये बाईलेटरल है। यानी कि अगर मैं इसे इस तरह से डिवाइड करूँ तो इसका ये वाला पार्ट सेम होगा इस वाले पार्ट से, ठीक है। अब इसके साथ साथ ये एक सिंगल सेल स्टॉक से, प्लांट के जो डॉर्सल सरफेस है उस पर सिंगल सेल स्टॉक से अटैच रहता है, ठीक है। बाइलोब इस तरह से आपको दिख रहा है और इसके दोनों ही साइड पे एक एक नॉचेस प्रेजेंट होती है। ये नॉचेस क्या करती हैं, आगे जाकर न्यू थैलस का फॉर्मेशन करेंगी। इस थैलस की जो सेल्स कहें वो सारी पैरेन्काइमेटस होती हैं। उनके साथ साथ यहाँ पे कुछ ऑयल सेल्स, कुछ क्लोरोप्लास्टल सेल्स और कुछ राइजोइडल सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। ये एक सुपरफिशियल लेवल पे, इसको अब हम और आगे से अच्छे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ये अगर हम नेचर में बात करें गैमा कैसे प्रेजेंट होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था कि ये इसकी मिडरिब है और इस मिडरिब पे आपको ये देखिए गैमा कप दिख रहे हैं। ये गैमा कप जो कि सेंट्रल में थिक हैं और इस तरह से ये देखिए ये हैं इसकी 2 नॉचेस, ठीक है। और इनके बीच में ये है गैमी अंदर साइड में, ये देखिए यहाँ पर उनके साथ यहाँ पे सब फिलामेंट्स भी होते हैं म्यूसिलेजिनस। इनका क्या रोल है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसे हम स्टडी करते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो गैमा का स्ट्रक्चर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कैसा होता है। जो गैमी हैं ये अटैच रहते हैं थैलस से, ठीक है। मैच्योर गैमी आर फाउंड टू बी अटैच एट द बेस ऑफ द गैमा कप बाय अ सिंगल सेल थैलस। यानी कि जो गैमी होते हैं, जो गैमा कप है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, गैमा कप प्रेजेंट होता है डॉर्सल सरफेस पे, और जो गैमी है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक सिंगल सेल्ड स्टॉक होता है। यहाँ पर देखिए ये एक इसका स्टॉक है। इस स्टॉक से ये इस गैमा कप के अंदर अटैच है। ये देखिए यहाँ पे स्टॉक है, इससे गैमा कप के अंदर अटैच है और गैमा कप डॉर्सल सरफेस पे है। गैमा कप के बनने से जो इसकी डॉर्सल सरफेस थी, जो फोटोसिंथेटिक रीजन था, वो साइड में इस तरह से स्प्लिट हो गया है। इन गैमा के साथ में म्यूसिलेजिनस हेयर या फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि ये जो गैमा हैं, इन गैमा के साथ साथ क्या प्रेजेंट है, इन गैमा के साथ साथ बीच बीच में ये म्यूसिलेजिनस छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये म्यूसिलेजिनस फिलामेंट हैं। इनका काम क्या है, इनको हम आगे अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद ये गैमा कैसे होते हैं नेचर में, गैमा कैसे होते हैं नेचर में, जैसा कि इसके अंदर मैंने आपको बताया क्या क्या होता है। क्लोरोप्लास्टिक सेल हैं, राइजोइडल सेल हैं और ऑयल सेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑटोट्रॉफिक है नेचर में, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्टल सेल्स हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर है, आपको यहाँ दिखाई दे चुका है वैसे ही कि ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। और सेल्स कैसी हैं, पैरेन्काइमेटस। बाईलेटरल सिमेट्री है, दिख चुका है वहाँ कि इसके अंदर बाईलेटरल सिमेट्री, अगर हम इसे यहाँ से डिवाइड करें तो एक, अगर हम फ्लावर की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक यानी त्रिज्या सममित, कि अगर किसी प्लांट को या किसी फ्लावर को आप इस तरह से कट करें तो वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, चारों उसकी जो त्रिज्याएं हैं वो इक्वल होंगी। अगर हम जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है व्यास सममित, तो यानी कि एक तरह से इसे आप कह सकते हैं कि अगर आप इसे इस तरह से इसके डायगोनल से डिवाइड करते हैं, यानी कि एक बाईलेटरल सिमेट्री से आप इस तरह से डिवाइड करते हैं, तो इसके जो दोनों पार्ट हैं ये एक जैसे होंगे, सेम होंगे, ठीक है। इनमें बिल्कुल डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ जो स्टॉक है ये इसकी जो लोअर पोर्शन है इस पर अटैच है। चलिए, ये भी बता दिया ऑटोट्रॉफिक है, मल्टीसेलुलर है, बाईलेटरल सिमेट्री, थिक इन द सेंटर एंड थिन इन द
थिन एट द एपेक्स, ये जो है लाइन थिक इन द सेंटर एंड थिन एट द एपेक्स, इसका मीनिंग ये है कि जब आप इसको देखते हैं तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये कंपैरेटिवली मार्जिन जो है इस गैमा की उनसे थिन होता है, यानी कि ये जो इसकी मार्जिन होती हैं ये पतली होती हैं कंपैरेटिवली बीच के रीजन से। जैसा कि आपने मिडरिप पे देखा था ये भी थिक थी और किनारों की तरफ ये क्या था, इस थैलस का ये थिन था। ऐसा ही गैमा के अंदर भी किनारों से ये थिन होता है यानी कि पतला होता है कंपैरेटिवली, मिडल सेंटर में ये थिक होता है। अब कैसी सेल्स कंटेन करता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स, उसके साथ साथ ऑयल एंड राइजोइडल सेल्स। इनका क्या काम है, जैसे पैरेन्काइमेटस सेल्स क्या करेंगी, पैरेन्काइमेटस सेल्स के पास क्या है, इसके साथ साथ इनके पास कुछ सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट भी है जो कि ऑटोट्रॉफिक इसे बना रही हैं। मल्टीसेलुलर था ही ये। अब इसकी जो ये चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट कि पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं जो कि कैसे अरेंज्ड हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड यानी कि सघन रूप से बिल्कुल भी इनके बीच में स्पेस नहीं है, जिसे आप इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, सेल्स के बीच में स्पेस नहीं है, बिल्कुल डेंसली अरेंज्ड है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं। ऑयल सेल्स ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, राइजोइडल सेल्स हैं, ऑयल सेल्स के अंदर ऑयल है और राइजोइडल सेल्स कलरलेस हैं। इनका काम क्या है, राइजोइडल सेल्स आगे जाकर थैलस का फॉर्मेशन करेंगे क्योंकि ये एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि इसके थ्रू रिप्रोडक्शन होगा वेजिटेटिवली। सो ये सब यहाँ पर यही चीज़ डिनोट कर रही हैं। अब इनके जो ये दोनों नोचेस पे क्या होते हैं, ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं, ये दिखा चुकी हूँ मैं आपको। ये जो गैमा है कंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट एक्सेप्ट राइजोइडल सेल, यानी कि राइजोइडल सेल्स को छोड़ के सभी के पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है और ऑयल सेल्स, मतलब राइजोइडल एंड ऑयल सेल्स के अलावा सबके पास क्लोरोप्लास्ट होता है क्योंकि ये पैरेन्काइमेटस ये ऑटोट्रॉफिक है। राइजोइडल सेल्स कैसी थी, कलरलेस थी और बताया था लार्ज हैं साइज में। ऑयल सेल्स कैसी होती हैं, ऑयल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑयल सेल्स छोटी छोटी हैं और इनके अंदर ऑयल है और ये मार्जिन पर यानी कि किनारों पे ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं और इनमें ऑयल बॉडीज़ होती हैं क्लोरोप्लास्ट की जगह। सो इन समरी आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि गैमा का अगर हम बात करें जो एक स्पेशल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है जिससे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा मार्किंशिया के अंदर, जिससे कि क्लोन बनते हैं, क्लोन यानी कि सेम एकदम पेरेंटल प्लांट से, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंस नहीं होता। सो गैमा कप के अंदर बनते हैं। गैमा कप इस मिडरिप पे प्रेजेंट होते हैं थैलस की, जो कि डॉर्सल सरफेस पे है। डॉर्सल सरफेस पर मिडरिब होती है, उस पर गैमा कप बनते हैं। ये गैमा कप इस तरह से दिखाई देते हैं, जो कि क्या करते हैं, जब वो ग्रोथ करते हैं तो जो फोटोसिंथेटिक रीजन है वो इस तरह से स्प्लिट हो गया और यहाँ पर एक कप लाइक फॉर्मेशन हो गया। इस कप के अंदर गैमी के साथ साथ कुछ म्यूसिलेजिनस हेयर भी होते हैं। इनका आगे मैं आपको रोल बताऊंगी। वैसे इनका रोल ये होता है कि जब ये गैमी जर्मिनेट होते हैं या इनको जब इस गैमा कप से बाहर निकलना होता है तो ये जो म्यूसिलेजिनस हेयर है, नाम ही म्यूसिलेजिनस हेयर है, ये क्या करते हैं, नेचर से वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं और इन गैमा को पुश करते हैं ताकि स्टॉक से हटें और आउट ऑफ मतलब गैमा कप जाएं, सराउंडिंग में जाएं और वहाँ पर जाके जर्मिनेट हों। तो इसकी स्टडी हम आगे करेंगे। बस अभी इतना ध्यान रखिए कि ये गैमा के साथ में म्यूसिलेजिनस हेयर्स होते हैं जो कि वाटर को अब्जॉर्ब करेंगे और इन्हें चारों तरफ से गैमी को घेरे हुए रहते हैं। अब जब हम एक सिंगल गैमी की बात करें तो ये सिंगल गैमी इस तरह से एक मल्टी सेलुलर सेल है जो कि मतलब मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है जो कि एक स्टॉक और एक बॉडी से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। स्टॉक यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है और जो ये बॉडी है ये मल्टी सेलुलर होती है। इस बॉडी के अंदर हम सेल्स की बात करें तो वो पैरेन्काइमेटस होती हैं जो कि कॉम्पैक्टली यानी अरेंज्ड यानी कि पास पास बिल्कुल अरेंज हैं। इन जो बॉडी है पैरेन्काइमेटस सेल्स के साथ साथ इसके पास कुछ और डिफरेंट टाइप की सेल्स भी होती हैं जिसमें ऑयल सेल्स और राइजोइडल सेल्स होती हैं। ऑयल सेल्स मार्जिन्स की तरफ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और ये क्या करती हैं, ये ऑयल को कंटेन करके रखती हैं। राइजोइडल सेल्स मिडल में प्रेजेंट होती हैं और ये कंपैरेटिवली लार्ज होती हैं साइज में बाकी सब सेल्स से, ठीक है, और इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। इनका काम है आगे जब ये जर्मिनेशन होगा तब राइजोइड्स का फॉर्मेशन करेंगी। अब जो बाकी सेल्स हैं यानी कि ऑयल सेल्स और राइजोइडल सेल्स को छोड़कर जो बाकी सेल्स बची हैं वो सब कैसी थी, पैरेन्काइमेटस थी और कॉम्पैक्टली अरेंज थी, पास पास अरेंज हैं और इनके पास में क्लोरोप्लास्ट है क्योंकि ये गैमा कैसा है, ऑटोट्रॉफिक है नेचर में, यानी कि खुद पर डिपेंडेंट है, खुद का भोजन खुद बनाता है।
ऑटोट्रॉफिक है, इसलिए इन सब के पास में क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। अब इस गैमा की बात करते हैं तो ये किनारों की तरफ पतला होता है और बीच में थोड़ा थिक होता है, यानी कि किनारों से थिन, मार्जिन की तरफ थिन होता है एंड सेंटर में थिक होता है। तो आपको याद रखना है ऑयल सेल्स मार्जिन की तरफ जो कि ये थिन है मार्जिन की तरफ से, और ये क्लोरोप्लास्ट को कंटेन नहीं करती है। राइजोइडल सेल सेंटर में है, ये थिक है बीच में, और राइजोइडल सेल्स भी क्लोरोप्लास्ट को कंटेन नहीं करती हैं। अब जब हमने कहा बाइलेटरल सिमेट्री है कि इसे अगर हम यहाँ से डिवाइड करें तो ये दो इक्वल पार्ट में, और इक्वल के साथ साथ सेम पार्ट में डिफ्रेंशिएट होता है, यानी कि डिवाइड होता है, और इसके दोनों ही साइड में नॉचेस प्रेजेंट होती हैं। ये नॉचेस क्या करती हैं, ये नॉचेस आगे जाकर एक तरह से एपिकल नॉच की तरह काम करती हैं न्यू थैलस का फॉर्मेशन करने में। सो इसका ये स्ट्रक्चर था। अगर अभी भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसकी पूरी थ्योरी यहाँ डिटेल में मैंने बता दी आपको, कैसे नेचर में दिखता है ये भी बता चुकी हूँ। अब हम नेक्स्ट में क्लास में पढ़ेंगे कि इनका डेवलपमेंट कैसे होता है एंड देन इनका डाइसेंस एंड जर्मिनेशन कैसे होता है। सो अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपसे मैं बार बार कह रही हूँ, पढ़ते जाइए, साथ साथ समझते जाइए, नहीं तो बाद में आपके सब मिक्स होगा और आपको समझने में दिक्कत आएगी। इसलिए अगर डाउट होता है तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।